अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टोकियोमेट्री, इसका कुछ इंट्रोडक्शन आज सीखेंगे और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हम डिफरेंशिएट बाय डेफिनेशन और कुछ इसके एग्जांपल्स में हम जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ रीकैप में चैप्टर नंबर 7 को हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वाइंड अप किए थे, और आज जो हम स्टार्ट करना है वो आपके सामने है। स्टोकियोमेट्री इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टोकियोमेट्री। स्टोकियो जो है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो स्टोकियो और मीट्री दो वर्ड्स हैं। स्टोकियो एंड मीट्री। इसका अगर हम मीनिंग देखें, स्टोकियो का जो मीनिंग है उसको हम लेके चलते हैं। स्टोकियो मीन एलिमेंट, और जो मीट्री है इसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट्स। अच्छा, अब एलिमेंट की हम कौन कौन सी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसको अगर देखें तो एलिमेंट के लिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से के मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे। मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, फार्मूला मास हो सकता है, ETC। अब मोल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इन ग्राम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, जो अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी के साथ। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इसके साथ हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आइंस आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा कि स्टोकियोमेट्री इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टोकियो एंड मीट्री। स्टोकियो मीन एलिमेंट एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट का यहाँ मतलब होगा कि हम एलिमेंट की कैलकुलेशन कैसे और कौन कौन सी कर सकते हैं। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड करता है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें लिखी गई हैं। इस चैप्टर में आप देख लें कि हमने कैलकुलेशन किस बेस के ऊपर ज़्यादा करनी है। मोल्स, मोलर मास, मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब सबसे पहले जो है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर जो दो साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है, कि एक है एम्पिडोक्लस, जो यहाँ पे नाम शायद ना लिखा हो। एम्पिडोक्लस था, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंशंट, आपकी बुक के पहले पेज के ऊपर, एंशंट ग्रीक फिलासफर। ये जो थे, जिनमें से एक एम्पिडोक्लस भी है, ये क्या है, ग्रीक फिलासफर था। इनके मुताबिक एलिमेंट जो था वो, या जो सब्सटेंस था वो, कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल होता था। जो ग्रीक्स थे वो कहते थे कि जो सब्सटेंस है वो 4 चीज़ों से मिल के बना होता है। ठीक है, वो 4 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, अर्थ हो सकता है, अर्थ मीन सॉइल, और जो चौथी चीज़ है वो फायर हो सकती है।
ये उनके मुताबिक जो सब्सटेंस था वो इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड करता था। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फ़िलासफ़र, जो यूनान के लोग थे, वो सब्सटेंस के बारे में क्या कंसेप्ट रखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर चलें तो अगले पैराग्राफ के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसको हम जॉन डाल्टन कहते हैं, उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन डाल्टन। इसको मैं लिख देता हूँ, जॉन डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसने क्या किया था कि एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, एटम का स्ट्रक्चर पेश किया था कि जो तमाम एटम जो है इसके मुताबिक एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ atom is composed of tiny particles which cannot be divisible। ये कंसेप्ट था 20वीं सदी से जो पहले का केस था, उसमें जो साइंटिस्ट थे वो इस पे बिलीव रखते थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जो एटम कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जो इतने छोटे होते हैं कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एक एटम को ना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट में अगर कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में कार्बन नहीं है तो प्रोडक्ट में कैसे प्रोड्यूस हो गया? तो अगर रिएक्टेंट में होगा तो ही प्रोडक्ट में होगा, खुद से आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान, during chemical reaction atoms combine, rearrange according to the proportion। ठीक है, एक ख़ास तनासब के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और रीअरेंज होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपकी इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसका ज़िक्र है कि इन 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एन एटॉमिक थ्योरी। ये जो एटॉमिक थ्योरी थी जिसने बेस बनाया, जो 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे उनके लिए एटम को वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जिसमें एम्पिडोक्लस ग्रीक फिलासफर का भी जिक्र है और जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके भी पॉइंट्स हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रिपीट होता रहता है, उसमें पहला जो पार्ट है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा जो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को। बहुत आसान सा कंसेप्ट है लेकिन ये अक्सर औकात रिपीट होता है। एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा होता है? द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, the formula of substance or molecule that explains the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio between atoms
in a molecule or a substance, कि किसी मालिक्यूल या सब्सटेंस में मौजूद एटम के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो को डिफ़ाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ benzene is CH। ठीक है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, इसको अगर हम लिखें तो CH2O। अगर इन दो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, इन दोनों को अगर हम देखते हैं CH और CH2O, CH को अगर हम देखते हैं तो इसके और CH2O जो ग्लूकोज का है, इन दोनों में अगर एटम के दरमियान हम रेशो को देखते हैं तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो है 1:1। सिंपलेस्ट रेशो का क्या मतलब है कि इससे ज़्यादा मज़ीद आप इसको सिंपल ना कर सकें तो दिस इज़ सिंपलेस्ट रेशो, उसके ऊपर टेबल ना लेके जाया जा सकता हो। इसी तरह से 1:2:1, ये रेशो हमने कैसे लिखी कि कार्बन के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 1, रेशो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1। तो यहाँ पे आप इसको एम्पिरिकल ये सिंपलेस्ट कंसेप्ट है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उसमें सिंपलेस्ट रेशो को डिफ़ाइन करता है, ऐसे फार्मूला को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब ज़रा हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होगा कि द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्लेन्स अब इसमें क्या होगा, एक्चुअल होल नंबर रेशो। एक्चुअल होल नंबर रेशो का क्या मतलब होगा कि जिस रेशो से मॉलिक्यूल बनेगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं, वो रेशो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल होल, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बेंजीन का लिखा, एग्जांपल में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, MF स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। एग्जांपल नंबर 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। नंबर 2, इसके बाद हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप मज़ीद एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हम लिख सकते हैं मीथेन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कुछ एग्जांपल्स हैं बेंजीन का, जैसे हम लिखेंगे तो
6H6 बेंजीन आ गया। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हो जाएगा। और मीथेन का क्या हो जाएगा, CH4। अब इसमें अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें, जैसे एक मैं नीचे एक लाइन लिखता हूँ इन molecular formula of benzene, the actual whole number ratio is 6:6। 6:6। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेंजीन का मालिक्यूल है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस किस रेशो से मिले होते हैं, 6:6 के साथ 6 हाइड्रोजन होंगे और 6 ही कार्बन मौजूद होंगे। इसके ऊपर अगर आप टेबल लेके जाते हैं तो दोनों के ऊपर 6 का टेबल चला जाता है और रेशो क्या हो जाएगी, 1:1, जो हमने कहाँ पे केस किया था, एम्पिरिकल फार्मूला के केस में। ठीक है, अब टेबल जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, 1:1, कार्बन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। जब आप मालिक्यूलर से सिंपलेस्ट पे जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला CH। ठीक है, ये तो था इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला। अब एक और क्वेश्चन है नीचे, हाँ एक क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके साथ, जो अभी तक आपने पढ़ा है। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट between empirical formula and molecular formula। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula and empirical formula। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है, इसका आंसर आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके साथ मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इसकी रीज़न क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और क्वेश्चन भी कैसे आ सकता है वो भी मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज, या इस तरह कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज द atoms in these compounds are present in simplest form. We cannot further simplify them। हम उन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहते हैं, तो सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो है वाटर की। वाटर का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा,
जैसे हमने लास्ट पे लिखा मीथेन गैस है, उसका भी मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। अमोनिया गैस है, उसका भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर हम लिखते हैं तो उसका केस भी सेम रहेगा। तो इसको अगर हम कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं, वाटर का जो फार्मूला है H2O, इसको अगर हम देखें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। 2:1 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जो मीथेन है इसको हम लिखेंगे CH4। अमोनिया जो है उसको हम क्या लिखेंगे NH3। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड लिखा है तो SO2। क्या इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो क्या इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके साथ आप रेशो भी लिख सकते हैं 2:1। इनके ऊपर कोई सेम टेबल नहीं जा सकता। 1 को हम मज़ीद नीचे कहाँ तक ले जा सकते हैं? नहीं पॉसिबल। इसी तरह से 1:4 ये भी सिंप्लीफाई है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। 1:3, 1:2। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल इसके अलावा भी मौजूद हैं। ये एज एन एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं कि इन कंपाउंड्स में जो रेशोज़ हैं बिटवीन एटम ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस वाई सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है इस पार्ट में से, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स have same molecular formula and empirical formula, कि ज़्यादातर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम क्यों होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है इस पैराग्राफ में से, वो क्या हो सकता है कि वाटर हैज़, फॉर एग्जांपल हम एक वाटर का केस लेते हैं, वाटर की जगह चेंज भी हो सकता है, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। वाटर हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आपने इसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, 1-2 लाइनों के अंदर आपका ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। आप लिखेंगे और साथ बताएंगे कि इसकी जो रेशो है वो सिंपलेस्ट है, इसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो था आपका अभी जो हमने डिस्कस किया आपकी बुक पे मौजूद है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इसका इंट्रोडक्शन से अगर हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको ग्रीक फ़िलासफ़र का बताया जिसका नाम भी बताया एम्पिडोक्लेस। एम्पिडोक्लेस बाज़ लिटरेचर में मौजूद है और बाज़ में मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपका सिर्फ लिखा हुआ है ग्रीक फ़िलासफ़र। वो किस पे यकीन रखते थे कि तमाम सब्सटेंसेस 4 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, जिसमें वाटर मौजूद है, एयर मौजूद है। ठीक है, और 2 जो है मैंने आपको बताए हैं, उसके साथ अर्थ हो सकता है या फायर हो सकता है। अर्थ मीन मट्टी, सॉइल, और फायर आग। 4 चीज़ों से वो बिलीव दैट देयर वर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 का भी जिक्र है और 4 का भी जिक्र है। मैंने आपको 4 का जिक्र बताया जिसमें से एम्पिडोक्लेस का बिलीव था कि जो है वो सब्सटेंसेस 4 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। फिर 19वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसमें से ये था कि एटम को वो डिवाइड नहीं कर सकते थे, ना उसको हम देख सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती गई। ठीक है, उसके बाद जो मेन गोल है इस चैप्टर का वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एलिमेंट के हवाले से। जैसे इस चैप्टर का टॉपिक ही है स्टोकियो। स्टोकियो मीन एलिमेंट और मीट्री मीन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला को एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आए, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हमने देखी। और यहाँ पे जो है अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है कि मैनी कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें इसने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड का जिक्र किया।
अब तमाम बच्चों को ये टेबल 6.1 याद होना चाहिए। अगर पेपर में एमसीक्यूज़ में मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाते हैं तो ये जो दिया गया है, दीज आर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, तो ये आप बच्चों को आना चाहिए। एमसीक्यूज़ में ये पूछ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारा जो है एमसीक्यूज़ में भी कर सकते हैं और शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। शार्ट क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि 3 आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दे दिए जाते हैं तो एक एक नंबर का ये फार्मूला हो जाएगा, तो टोटल इसके 3 मार्क्स आपके लिए हो जाएंगे। अब एक कंसेप्ट असेसमेंट है और 2 कंसेप्ट असेसमेंट हैं, 6.1 और 6.2। इसमें हमसे पूछा गया है कि राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन टू हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशोस। कुछ मैं आपको कराता हूँ, फिर आप नेक्स्ट असेसमेंट है उसके ऊपर जाते हैं। पहला जो है, आप क्वेश्चन जो आपको दिया गया है असेसमेंट, जो सेल्फ चेक है, सेल्फ चेक 6.1, इसमें हमें रेशोस दी गई हैं। गिवन जो है वो क्या है, रेशोस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे पहला पार्ट है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशो दी गई है 1:4। इससे आपने क्या बनाना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, C1 हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ आप क्या पुट करेंगे, 4। ठीक है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई इस रेशो को नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर टेबल नहीं जा सकता। एक मैं आपको करा देता हूँ बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या है, 2:6। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसके ऊपर 2 का टेबल जाता है तो ये क्या हो जाएगी, 1:3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3। ठीक है, उसके बाद जो 2:2 है उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:1 के साथ जाएगी और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH। इसी तरह से जो D है वो भी आप कर सकते हैं, C6H6, ये रेशो जाएगी 1:1 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH। इसने आपसे जो पूछा है, गिवन किया है, और टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड या टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को डिफ़ाइन करता है। इसमें अगर आप देखें तो 1:4 मज़ीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकती, 1:3, 1:1 और 1:1। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट 6.2 है। ये भी बहुत आसान है, इसको हम देख लेते हैं। सेल्फ चेक 6.2, इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन गिवन किया गया है कि एस्पिरिन इज़ यूज्ड एज माइल्ड पेन किलर, देयर आर 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स। जो हमें गिवन किया है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसका जो डिमांड है वो पूरी करते हैं। कार्बन के जो एटम्स हैं, कार्बन C=8 एटम्स। इसके बाद जो है जो कार्बन है वो 9 है, 9 एटम्स, और जो हाइड्रोजन है वो 8 एटम्स हैं, H=8 एटम्स। और जो उसके बाद 4 ऑक्सीजन एटम्स, O जो है दीज आर 4 एटम्स। इसका हमने निकालना है राइट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिखते हैं C, दूसरा कौन सा है, H और O। C के साथ आपने क्या लिखना है, 9, H के साथ 8 लिखना है और ऑक्सीजन क्या है, 4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो अगर मैं लिखूं कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH और O, इसके साथ जो रेशोज़ हैं वो 9 है, 8 है और 4 है, क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9, 8 और 4 को?
अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 4 2 6 2 2 एंड 6 6। अच्छा, दोबारा से ये जो है देयर आर 9 कार्बन एटम, 8 हाइड्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड, राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, इसमें जो है आप जो मैंने लिखा है कि कार्बन के साथ आप 9 लिखे हैं, हाइड्रोजन के साथ 8 लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ 4 लिखेंगे। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने लिख लिया, जब एम्पिरिकल फार्मूला हम बनाते हैं तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या 9, 8 और 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन क्या होती है कि 9, 8 और 4 के ऊपर आप टेबल लेके जाएंगे। अगर हम 4 का टेबल लेके जाते हैं, 4 1s are 4, 4 2s are 8, क्या 9 के ऊपर 4 का टेबल जा सकता है? तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाएगी, हम यहाँ पे इसका टेबल नहीं लेके जा सकते। तो ऐसा केस जिसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो तो उस केस में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं? दीज आर सेम। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। ये था 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में है विनीगर इज़ 5% एसिटिक एसिड, इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम। अब जो सिरका है उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है, एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद जो हमें गिवन किया गया है उसको हम देखते हैं कि एटम्स क्या क्या हिसाब किताब है। कार्बन 2 है, C इज इक्वल्स टू 2 एटम्स, कार्बन के 2 एटम गिवन हैं और हाइड्रोजन के 4 हैं, H इज इक्वल्स टू 4 एटम्स, और जो ऑक्सीजन है O इज इक्वल्स टू 2 एटम्स। ठीक है, अब उसने पूछा गया है कि आप इसका पहले क्या करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल। पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाऊंगा, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इसमें से एम्पिरिकल फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रेशोज़ हैं 2:4:2, अब आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इन सब के ऊपर एक टेबल जा सकता है। तो अगर टेबल जा सकता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया। जैसे हम 2:4:2 इसके ऊपर टेबल लेके जाते हैं तो 1:2:1, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो रेशो यहाँ पे क्या बनेगी, 1:2:1। तो 1 जो है वो हम लिखते नहीं है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, दिस इज़ CH2O। ठीक है, तो ये रेशो भी आपके सामने है जो आप रफ वर्क में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो तीसरा है क्वेश्चन इसका कैफ़ीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें गिवन किया गया है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कैफ़ीन है गिवन हमें किया गया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि है C8H10 N4O2 N4O2। अब ये भी जो आपको न्यूमेरिक्स नज़र आ रहे हैं, जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, उनके ऊपर टेबल जा सकता है। इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला CHNO, और रेशोज़ को लिखता हूँ 8:10:4:2। इसके ऊपर टेबल 2 का अगर लेके जाते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8। तो रेशो इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट की तरफ हम चले गए हैं, 1:2, 5 और 4। तो इसके साथ रेशो जो हम लिखेंगे 4:5:2:1। अब जो कार्बन के आइटम एम्पिरिकल फार्मूले में आ जाएंगे वो 4, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। ये था आज का जो हमारा लेक्चर, जिसमें हमने स्टोकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट सीखे, और साथ में हमें कुछ ऐसे भी थे जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे। फिर जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट थी 2, जिसमें हमें रेशोज़ गिवन होती हैं या हमें वर्बली बताया जाता है स्टेटमेंट के अंदर इतने इतने आइटम्स हैं, तो फिर आपने उसको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करना है। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक है।
नेक्स्ट जो लेक्चर है हम मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स की कैलकुलेशन करेंगे। और ये चैप्टर भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिक बेस्ड है। तो इसमें से भी एक दो या तीन बाज़ों का न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अभी तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स पे बेस करेगा। तमाम बच्चों से अल्लाह हाफिज़।